सिरोहा ग्राम पंचायत के इस सफ़र में अब हम आ पहुँचे हैं एक और प्रत्याशी के पास, जो कि अनाज डालता हुआ किसान पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, कि उनके विज़न को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें, दिनेश सिंह फौजी जो कि अपनी इंडियन आर्मी में सर्विस देकर अब इस क्षेत्र में आए हैं, तो उनके आने का कारण भी हम पूछेंगे और यहाँ के विकास के लिए वह क्या अपना मैनिफेस्टो लेकर आए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनाज डालता हुआ किसान के प्रत्याशी दिनेश सिंह फौजी। तो फौजी जी, आपका अभी न्यूज़ में स्वागत है। तो आप ये बताइए कि आप इंडियन आर्मी में सर्विस करते थे, तो इस क्षेत्र में आने का सर्वप्रथम क्या कारण था? समस्त सरदारी को मेरा राम राम। मैं एक दिन फौजी हूँ। मैं 24 साल अपने भारत सरकार की गवर्नमेंट की सेवा करके आया हूँ और इस ग्राम पंचायत के अंदर मेरा आने का, चुनाव के अंदर आने का एक ही कारण था, यहाँ का विकास। मैं देश दुनिया से घूम करके गांव-गांव, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, उसमें विकास का वहाँ पे देखा। इस वजह से यहाँ पे वो विकास नहीं था, जबकि हमारा ग्राम पंचायत सबसे बड़ा है। यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, जबकि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर खारा पानी है और यहाँ पे मीठा पानी सभी के पूरे क्षेत्र में नहीं है। जो भी हॉस्पिटल, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, बैंक नहीं है, और जब बारिश आती है तो यहाँ पे रस्तों पे पानी भर जाता है, जहाँ कीचड़ और पानी से निकल के आना पड़ता था। मैं जब भी छुट्टी आता था तो मेरे अंदर ये भावना आती थी कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं, यहाँ पर इस समाज के लिए कुछ करूं। बच्चों के लिए कोई खेलकूद का मैदान नहीं है, जबकि हम अगर चाहें साल के अंदर बच्चों का खेलकूद करा करके उनको डॉक्यूमेंट दिलवा करके, जिससे क्या है उनको नौकरी में सुविधा मिली। तो आपका कहना है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के लोगों को, वह मुहैया नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव में बार बार वादे किए जाते हैं, चुनाव प्रचार में भी कहा जाता है कि विकास ही विजन होता है। हर पार्टी विकास को लेकर चलती है और मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उनको वोटरों को लुभाने के लिए कहती हैं। तो क्या वह कार्य यहाँ हो पाए हैं अभी तक? ये कार्य इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता था। आज तक मैंने देखा है, मैं 24 साल देश की सेवा कर रहा था, उसमें भी मैंने देखा यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति कोई खड़ा ही नहीं हुआ। मैं एक बात बीच में रोक रहा हूँ। एक गांव में हमने ये देखा है कि फौजी ने बनाया इतिहास। यह इतिहास क्या है, आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। जी, मैं यही बताना चाह रहा था आपसे, वही कह रहा था कि यहाँ पे कोई भी तीसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता था। मैं पेंशन आने से पहले अक्टूबर में मैंने यहाँ पे बैनर लगवाया कि मैं समाज सेवा करूँगा और मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी इस गांव समाज के नाम करूँगा। और इस बैनर से लगने से यहाँ पे प्रत्याशियों की लाइन लग गई। जनवरी में मेरे को ग्राम पंचायत ने ये भी कहा, फौजी बढ़िया होते हैं, ईमानदार होते हैं, आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे मेरे चक्रू लगा दिया गया, 10-5 व्यक्ति और निकल के आगे। बढ़िया है, मेरे को खुशी है कि प्रत्याशी अपना अपना प्रयास करें, जो जनता को, जो हमारे समाज की सरदारी को जो पसंद आएगा, अच्छा कार्य करेगा, उसको वो चयनित करें। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, क्या सरकारी सुविधा, एक ग्राम प्रधान का कार्य होता है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं जो सरकार बनाती है ग्रामीणों के लिए, क्या वह लाभ यहाँ की जनता को मिल पाया है? आप जा रहे होंगे, डोर टू डोर कर रहे होंगे, जनता से भी आपको फीडबैक मिल रहा होगा, तो वह क्या कह रहे हैं, क्या सरकारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं? मैं अभी डोर टू डोर जा रहा हूँ और डोर टू डोर जा कर के मेरा आभास हो रहा है कि लोगों में वो भावना है कि कोई कार्य नहीं हुए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिली हैं। यहाँ पे जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी जन समाज ग्राम पंचायत के लिए सुविधाएं देती हैं, वो पारदर्शिता नहीं है उनके अंदर। वो यहाँ पे जनता को नहीं दिखाया जाता, जनता को न वहाँ तक अवगत कराया जाता है, इससे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री की एक घर घर शौचालय की एक योजना है, क्या यहाँ पर सभी घरों में शौचालय बन चुके हैं?
अभी तक सभी घरों में शौचालय नहीं है। कुछ घरों में अभी भी शौचालय नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या शमशान घाट की है। जिसके पास ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है, वो शमशान घाट के लिए बहुत परेशान रहता है। शमशान घाट की सुविधा होनी चाहिए, जिससे क्या है गरीब लोगों में जिस पे ज़मीन नहीं है उसको शमशान की सुविधा मिलनी चाहिए। तो यही कहना है कि यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं अब ग्रामीणों को नहीं मिल रही हैं, तो आपका विज़न क्या होगा यदि आपको इस क्षेत्र की जनता प्रधान बनाती है, आपको मत देकर एक प्रधानी का आपको ओहदा दिलवाती है, तो आप क्या करेंगे? आपका विज़न क्या है? मैनिफेस्टो क्या है? मेरा सबसे बड़ा विज़न ये होगा कि मैं सबसे पहले प्रधानी के लिए कमेटी बनाऊंगा। कमेटी पूरे ग्राम पंचायत की होगी, उसमें कोई पार्टी विशेष की नहीं होगी। मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मेरी पार्टी पूरा ग्राम पंचायत है और मेरा परिवार पूरा ग्राम पंचायत है। और मैं इस कमेटी द्वारा जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी सुविधाएं देगी, उसको मंथली, महीने पे बैठक करा करके उसमें उनसे कमेटी द्वारा ये किया जाएगा, कार्य का बारे में अवगत कराया जाएगा जनता को। और जो कमेटी गठित कमेटी होगी उसमें युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग से ले बच्चे, माता बहन तक उसमें कमेटी में शामिल होंगे और उसकी पारदर्शिता के उस आधार पर उनको कार्य अवगत कराया जाएगा। तो जैसे कि आपने इतने सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, तो एक सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, इस देश में गांवों तक शिक्षा का क्या स्तर है, यह आप भी हैं क्योंकि आप इंडियन फौज में रह चुके हैं, तो आपको भी पता होगा गांवों में बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। इस क्षेत्र में क्या स्थिति है पढ़ाई को लेकर? क्या बच्चे जा रहे हैं? क्या यहाँ के स्कूल अच्छे हैं या उनको वो उस तरह के टीचर मिल रहे हैं कि उनको शिक्षित कर सकें? यहाँ पे शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है जो होना चाहिए। शिक्षा का स्तर डाउन है। शिक्षा का स्तर, अब देखो पैसे वाला लोग है वो तो अपना, पैसा वाला भाई है वो तो अपना बाहर भी करा लेगा, लेकिन गरीब लोगों के लिए वो शिक्षा का स्तर नहीं है। गरीब लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चों को बुक वगैरह अपना सुविधा मुहैया कराई जाए। जन सेवा केंद्र होना चाहिए जो प्रधान अब उनको सुविधाएं दे। क्या आप जीत कर आएंगे तो इन सुविधाओं को अमल में लाएंगे? मैं फौजी आदमी हूँ, देश का सेवक हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाली पेट नहीं हूँ। मेरा आजीवन जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक मेरे दाल रोटी हैं, मैं नहीं चाहता, मैं उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के ये सारी सुविधाएं दूंगा, ये मेरा वायदा है। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? क्योंकि गाँव के लिए यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो गाँव वालों को शहर में जाना पड़ता है। क्या यहाँ पर कोई जिला अस्पताल या कोई क्लिनिक है? सरकारी गवर्नमेंट की कोई हॉस्पिटल की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, जिनमें क्या है उसका गरीब लोगों से पैसा ऐंठा जाता है, जिससे पैसे वाला व्यक्ति तो अपना मथुरा जा कर के इलाज करा लेता है, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। न कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल इतने बड़ी ग्राम पंचायत के अंदर होना चाहिए। और मैं इस कार्य को कराने में गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं कराऊंगा। पूरी कोशिश नहीं, मैं सैनिक हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं और ये कार्य मैं गांव समाज के लिए कराऊंगा। आपको क्या लगता है कि इतने साल हो गए यहाँ पर ये बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हो पाई? आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या यहाँ के जो चुनकर आए प्रधान, क्या उन्होंने कार्य नहीं किया या जनता फिर भी उनको जिता रही है? क्या कारण है? यहाँ पे कार्य नहीं किया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो उनकी सोच थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा हमारी जनता जागरूक नहीं थी, अभी जागरूक हो गई है, अभी ये कार्य सभी होंगे। और मैं जनता से प्रार्थना करूँगा, सरदारी से प्रार्थना करूँगा कि वो अच्छे व्यक्ति को चुने, जिससे क्या हमारी ग्राम पंचायत के अच्छा कार्य हों। स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाएं, जो स्टेट गवर्नमेंट जो योजनाएं दे रही है उनका लाभ मिले, छोटे लघु उद्योगों का लाभ मिले, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुविधाएं दे रही है आवास का लाभ मिले। यहाँ पे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास आवास की सुविधा भी नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर पूर्णा नगरा का गांव पड़ता है, उसकी परिक्रमा मार्ग में भी कीचड़ से भरा हुआ है। आज वहाँ से निकल के जाओगे तो परिक्रमा हमारे खुद शर्मा रही है फौजी सैनिक होने के बाद में। तारापुर में पानी की सुविधा नहीं है,
पूना नगरा के अंदर पानी की सुविधा नहीं है, जबकि वहाँ होना चाहिए, वो भी हमारी ग्राम पंचायत रायना नगरा के अंदर पानी नहीं है। ये हमारी ग्राम पंचायत के ही हिस्से हैं, सबसे पहले वहाँ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक ये चुनाव जब आते हैं तो जो प्रत्याशी खड़ा होता है वह जाति समीकरण को देखकर ही खड़ा होता है। पंचायतों में भी यही हाल होता है और आम चुनाव जो होते हैं उन्होंने भी। क्या आपने कोई जाति समीकरण देखकर ही चुनाव में आने का फैसला किया या आप सेवा भाव से आए हैं? मैं जाति समीकरण कुछ नहीं मानता, क्योंकि फौजी आदमी सर्वजाति होता है, वो जातिवाद को नहीं मानता है। उसके लिए जाटव भाई भी बराबर में हैं, वाल्मीकि बराबर हैं, उसके बाद सारस्वत, जाट, यहाँ पे यही 2-4 सातों कास्ट हैं, ब्राह्मण, मुसलमान सब हैं। जातिवाद को फौजी आदमी नहीं मानता है। यहाँ मैं सर्व जाति को वो आगे करके ही चला हूँ। मेरा समाज सेवा करने का मन था। मैं गरीब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कराना चाहता था, जो कि अभी तक गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। तो दिनेश जी, अब मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और यह आपकी क्षेत्र की जनता भी देखेगी और वही तय करेगी किसको वोट देना है और किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी मेरा सवाल है। मैं अपनी क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायत सरदारीगण से यही कहूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि समस्त शिक्षक लोग, शिक्षित लोग व समझदार लोग अच्छा प्रत्याशी चुने, जिससे कि समाज में विकास हो, आपसी झगड़े खत्म हो। यहाँ पे जो त्यौहार बंद हो गए हैं हमारे, वो सारे त्यौहार फिर से दोबारा से शुरू हों और आपसी झगड़े को ख़त्म किया जाए, और जिससे क्या है समस्त सरदारी खुश रहे। तो धन्यवाद दिनेश जी, जो आपने अभी न्यूज़ से बात की। तो देखा आपने कि हमारे साथ मौजूद थे दिनेश जी। तो उन्होंने अपने विजन के बारे में बताया, अपनी मैनिफेस्टो के बारे में बताया, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वह क्या कर सकते हैं, उन सब बातों पर बात की। तो अब देखना होगा इस क्षेत्र की जनता को। तो अभी न्यूज़ के लिए बस इतना ही। मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी, धन्यवाद।